हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, वो इस बात को दर्शाने का है कि कभी-कभी जो ग्रह आपको ऐसा प्रतीत होते हैं कि अच्छे नहीं बैठे, उसके बावजूद भी वो एक अच्छे रिज़ल्ट्स को कर सकते हैं। ये जो जन्म कुंडली इस समय आपके सामने ली गई है, ये उदाहरण कुंडली है, जिसे मैंने श्री के.एन. राव जी की एक बुक से लिया है। इस कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले ये समझ में आएगा कि 10th हाउस का जो स्वामी है गुरु, वो नीच राशिस्थ होके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ सेकंड हाउस के स्वामी चंद्रमा, वो भी नीच राशिस्थ होके बैठे हुए हैं। दसम भाव का स्वामी यदि नीच राशिस्थ हो या अष्टम भाव में बैठा हो, तो हम लोग सबसे पहले इस बात को पकड़ के चलने लगते हैं कि कुछ अच्छा ही नहीं होगा। एक तो बुरे भाव में बैठ गया है, नीच अवस्था में बैठ गया है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कुंडली है, ये किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने भारत की आज़ादी के समय या उसके पहले ही आईसीएस, जिसे आज की तारीख में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज मानते हैं, उसको निकाला है और साथ ही साथ लंबे समय तक जॉब भी की है। तो 10th हाउस लॉर्ड का नीच हो जाना या ये चीज़ें वो चीज़ें हमेशा ही खराब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह वहाँ बैठे तो हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी प्रकार से कुछ सपोर्ट हासिल हो जाता है। तो इस कुंडली में भी देखते हैं दसम भाव का स्वामी नीच राशिस्थ होते हुए भी किस तरीके से अपने आप में सक्षम होगा और एक उच्च पद प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कोशिश हमारी जो होगी, वो होगी हमारी लगन की। हमारा जो लगन है 3 नंबर से बनने वाला, इसके खुद का जो नक्षत्र स्वामित्व है, वो है मृगशिरा के पास। मृगशिरा नक्षत्र का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं बहुत गहराई तक चीज़ों को सोचने की क्षमता होगी, पहली कंडीशन। दूसरी बात, मंगल का संबंध यदि व्यक्ति के सोचने के ढंग पे बन रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति एग्जीक्यूटिव पोस्ट पोजीशंस के ऊपर कार्य कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति का सोचने का जो ढंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्रभाव है, ये छठे भाव का स्वामी है, कॉम्पिटिटिवनेस पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी नेटवर्किंग एंड गेन्स। तो व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं कैपेसिटी है compete कर पाने की और लाभ को निकाल पाने की, क्योंकि सोचने के ढंग का संबंध कहीं न कहीं 11th हाउस और 6th हाउस से बन रहा है। क्योंकि जब तक कि व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा नहीं होगी, तब तक वो ऐसे बड़े एग्ज़ामों को निकाल कर किसी पद पे जाने की अपनी कोशिशें, अपने प्रयास नहीं कर सकता। तो मंगल जो हैं, वो फर्स्ट हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं। मंगल का जो नक्षत्र प्रभाव है, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आद्रा नक्षत्र है, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो व्यक्ति कहीं न कहीं साहसिक और बियॉन्ड द इमेजिनेशंस जाके कार्य करने की प्रवृत्ति ज़रूर दिखा सकता है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी चीज़, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो हैं वो बुध हो रहे हैं और वो कहीं न कहीं नवम भाव में आके बैठे हैं, जो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बुध का राहु केतु की एक्सिस में आ जाना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण अवश्य बनेगा, ठीक है? 4th हाउस लॉर्ड और फर्स्ट हाउस लॉर्ड का राहु केतु एक्सिस में आना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण अवश्य बनेगा, लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट भाग्य भाव में अच्छी कही जाएगी, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये कि 10th हाउस का स्वामी होकर गुरुदेव जो हैं, वो श्रवण नक्षत्र में जाके बैठे हुए हैं। जबकि गुरु को यदि नीचराशिष्ट होना है, तो उनका जो डिग्री प्रभाव है, वो अप्रॉक्सिमेटली 5 डिग्री के आसपास होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो गुरु उस राशि में है जहाँ पे कि वो नीच राशि कहे जा सकते हैं, बट वो नीच अवस्था में नहीं है। गुरु का अष्टम भाव में होना और वहाँ पे भी ऐसी राशि में होना जहाँ पे वो नीच राशिस्थ होते हैं, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा अपने कार्यक्षेत्र के अंदर। ये तो पहली कंडीशन। लेकिन अब इस गुरु का क्या नीच भंग हो रहा है? हो रहा है तो कैसे? इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि गुरु जिस राशि में बैठे हैं, उसका स्वामी शनि खुद ही उठ के जाके कहाँ बैठा? 12th हाउस में। अष्टम का स्वामी अष्टम से उठा और जाके बैठ गया 12th में।
जब 8वें का स्वामी 12वें में बैठे तो ऐसे स्थिति में वो खुद ही एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाने में सफल हो जाएगा। दूसरी बात है, शनि जो है वो गुरु से दृष्ट भी हो गए, तो कहीं ना कहीं शनि में भी एक शुभता आएगी आएगी। पहली कंडीशंस फुलफिल। अब देखिए, मंगल उच्च राशिस्थ होते हैं जब वो 10 नंबर की राशि में होते हैं, और इस कुंडली के अंदर मंगल जो हैं छठे भाव के स्वामी होकर, लाभ भाव के स्वामी होकर दृष्टि प्रभाव दे रहे हैं किसके ऊपर? अष्टम भाव के ऊपर। मंगल का यहाँ पर दृष्टि प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। रीज़न देखिएगा, 18 डिग्री के मंगल बैठे हैं और 19 डिग्री के आसपास पे गुरु बैठे। ठीक है, तो जब दृष्टि प्रभाव 5 डिग्री की रेंज में भी काम करेगा तब भी मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर मानी जाएगी। जहाँ पे कोई ग्रह नीच राशि बैठा हो और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह केंद्र में भी बैठा हो तो नीच भंग का पहला प्रभाव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दूसरी बात ये उठ रही है कि वो ग्रह जो उस राशि में, जहाँ पे कोई ग्रह नीच हुआ है, उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह यदि उस राशि को भी देख ले तो भी वो नीच भंग करा सकता है। तो मंगल का दृष्टि प्रभाव यहाँ पे गुरु का नीच भंग करा रहा है। नौकरी के अंदर चुनौतियां अवश्य आएंगी, लेकिन एट द लास्ट व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद की जीत को सुनिश्चित कर लेगा। पहली कंडीशन। दूसरी बात कि गुरु क्योंकि नीच भंग को हासिल कर लेते हैं, इसकी वजह से शुक्र और सूर्य इन दोनों के जो प्रभाव हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। इनकी जब दशा चली शुक्र की, उस समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्नति हासिल की। शुरुआत का कुछ एक पीरियड हम कह सकते हैं चुनौतियों भरा रहा। क्यों? वो इसलिए रहा है क्योंकि शुक्र जो है जिसकी महादशा चलनी थी वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में बैठे हुए थे। ठीक है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में बैठने के कारण शुक्र का संबंध शनि से नक्षत्र के आधार पे है, जो अष्टम और नवम, 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। एक चीज। दूसरा कि शुक्र नवमेश, अष्टमेश और नवमेश शनि का डिस्पोजिटर भी है। इसकी वजह से शुक्र के अंदर कहीं ना कहीं भाग्य से चीजों को जोड़ने की क्षमता बनती है। रीजन, शुक्र इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी का डिस्पोजिटर भी है। ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो अपने अंदर नवम भाव, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर कार्य करना हो तो वहाँ पे नवम भाव का संबंध आवश्यक है, क्योंकि वो राज्य सरकार की कृपा को दर्शाता है। गुरु का संबंध तो वैसे ही हो जाएगा क्योंकि गुरु 10म भाव के स्वामी है। दूसरी बात, शुक्र इस कुंडली में एक पॉजिटिव प्लैनेट है। उसकी वजह ये कि उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो त्रिकोण में बैठी है, जबकि दूसरी राशि जो है वो जाके 12वें भाव में बैठी है। 12वें भाव में बैठे हुए जो राशि होती है वो बेसिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन इस कुंडली में 12वें भाव में बैठी हुई राशि में 8वें और 9वें भाव का स्वामी जाके बैठने की वजह से वो मिश्रित फलदायी हो गई। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शुक्र थोड़ी सी अड़चनें, थोड़ी सी परेशानियां दिखा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी दशा काफ़ी अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र की दशा प्रभाव में उसका नक्षत्र संबंध कहीं ना कहीं नवम भाग्य से होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि दसम का स्वामी या सेकंड हाउस का स्वामी हो के अगर कोई ग्रह नीच राशिस्थ हो रहा है तो इस बात को भी देखें कि क्या उस ग्रह का कोई नीच भंग जैसा प्रभाव तो नहीं है। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में जाके नीच राशिस्थ होते हैं तो उसका स्वामी जो है वो लगन से केंद्र में मौजूद है। ठीक है, और गुरु जिसका स्वामी 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है वो खुद अपनी ओर से नीच भंग नहीं कर सकता, लेकिन जब जो ग्रह किसी राशि में उच्च राशिस्थ होते हों, यदि वो ग्रह या तो केंद्र में बैठे हों लगन से, या वो उस राशि पे जहाँ पे वो उच्च राशिस्थ होते हैं वहाँ पे दृष्टि डाल दें, तब भी नीच भंग राजयोग प्रभाव करने लगता है। तो यहाँ पे जातक का जो शुक्र की दशा प्रभाव थी वो अच्छी गई। शुरुआत में उनकी अपनी एक अच्छी एजुकेशन और उसके बाद आईसीएस में जॉब, और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद उनका किसी तरीके से एक मूवमेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 10th हाउस में सिर्फ इस बात को देखकर हम ये नहीं कह देंगे कि 12वें का स्वामी, 8वें का स्वामी या किसी तीसरे चौथे भाव का स्वामी आके बैठा है। वहाँ पे आप फोकस इस बात पे करिए कि क्या अच्छे नक्षत्रों के अंदर
कोई ग्रह विद्यमान है। दूसरा, अगर ग्रह अच्छे नक्षत्रों में विद्यमान है, तब ये देखिए कि उस भाव का स्वामी, उसकी स्थिति क्या है। अगर वो इस ग्रह अपने आप में सुदृढ़ होगा, अगर वो अपने आप में नीच भंग करता होगा, तो भले किसी भी जगह पे वो ग्रह बैठा हो, उसका प्रभाव आपको शुभता प्रदान करने में सक्षम होगा। 3 नंबर की लगन कुंडली में शुक्र अच्छा फल करने वाले ग्रह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा काफ़ी फ्रूटफुल रही। सूर्य की दशा की यदि हम बात करें, तो सूर्य की दशा भी शनि के नक्षत्र में बैठने के बावजूद उतनी ज़्यादा अच्छी ना जा सकी। उसका रीज़न जो है वो इस पे है कि सूर्य जो है वो तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ केतु के डिस्पोजिटर हैं। ऐसी स्थिति में केतु के डिस्पोजिटर होने के कारण उनकी दशाओं में थोड़ा-सा अत्यधिक संघर्ष देखने को मिलेगा। सिर्फ़ सूर्य यहाँ पे दिशा बल प्राप्त करने में सफल होते। दिशा बली सूर्य जो हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि दशा थोड़ा-सा एवरेज हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव दशाएँ अगर हम देखें दशा सिस्टम में, वो कौन से ग्रहों की होती हैं? ऐसे ग्रह जो या तो लगन या फिर त्रिकोण से संबंध रखते हैं, वो ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। उसके बाद वो ग्रह जो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हों और फिर केंद्र या त्रिकोण से, जैसे कि इस कुंडली में शुक्र त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र से संबंध बना रहा है, ये एक प्रकार का राजयोग है। तो ऐसी दशाएं शुभ फलदायी होती हैं। इसी तरीके से यदि कोई ग्रह केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण से संबंध बनाए, तो उसकी भी दशा शुभ फलदायी होगी। लेकिन दशा के फल को समझते वक्त इस बात को जरूर देखिएगा कि ग्रह भाव से या भाव के स्वामी और साथ ही साथ उसके नक्षत्र स्वामी से कैसा संबंध बना रहा है। यहाँ पे शुक्र जो है वो गुरु से अगर संबंध देखेंगे, तो शुक्र से गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। फिर से कह रहा हूँ, शुक्र से गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुंडली में किसी ग्रह को नीच का देख के ऐसी परेशानी होना, उसके नीच भंग के रूल्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।